जो केसी के सवाल बना रहे थे, कुछ और क्वेश्चन है, इनको भी अपन सोल्व करते हैं। देखिए अगला सवाल लिया मैंने, अभिक्रिया XY2 से हमने XY प्लस Y का निर्माण कर दिया है। XY2 का प्रारंभिक दाब 600 mmHg है। साम्य पर कुल दाब का मान 800 mmHg प्राप्त होता है। Kp का मान ज्ञात करो। सवाल ये दे रखा है XY2 का आपको प्रारंभिक दाब दे दिया गया है। देखिए अभिक्रिया हमको ये दे रखी है XY2 और इस XY2 से इसने बना दिया है XY प्लस Y गैस बना दिया। ये सब गैस मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हमसे बोला XY2 को प्रारंभिक दाब, अच्छा इसकी रसमीकरण मिति देखें। रसमीकरण मिति का मतलब इसके गुणांक 1:1:1, तो इसकी रसमीकरण मिति है 1:1:1। ये दे रखी है हमको। आपसे बोला XY2 को प्रारंभिक दाब दे रखा 600 mmHg। इसका मतलब t बराबर 0 की अपन बात करें तो t बराबर 0 पर ये 600 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब हम बात करें t इक्विलिब्रियम, ये लीजिए t इक्विलिब्रियम पर साम्य पर बात करें। साम्य पर क्या मान लिया मैंने, सपोज इसका अब दाब है, जब सांद्रता होती थी मोल होते तो अपन ऐसे बोलते थे, दाब है तो आप पीडेस मान के चलो। अच्छा 1:1:1 है तो अपन ऐसे बोलते, इसका दाब पीडेस से कम हुआ तो इसका पीडेस बनेगा, इसका पीडेस बनेगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 600 माइनस पीडेस, ये पीडेस लिखा और ये मैंने पीडेस लिख दिया। मोल होते हैं तो कैसे लिखते हैं, 600 माइनस x और x लिख देते हैं। आप चाहो तो x लिख लो और x को भी दाब ही मान लेना, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमसे क्या बोला गया, साम्य पर कुल दाब का मान 800 है, पर साम्य पर कुल दाब कितना है, साम्य पर XY2 का दाब है 600 माइनस पी डैश, तो कुल दाब कितना होगा, इनको जोड़ देते हैं। इसे लिखे 600 माइनस पी डैश प्लस पी डैश प्लस पी डैश, इन तीनों का योग दे रखा इसमें 800। इसको सोल्व करके हम पी डैश का मान निकाल लेते हैं, तो पी डैश हमारे पास आ जाएगा 200 mmHg। ये लीजिए पी डैश का मान 200 mmHg आ गया, ठीक है। सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा गया Kp का मान। ये लीजिए, इसके लिए अगर हम Kp लिखें तो Kp का मान क्या होगा, Kp आएगा XY का साम्य पर आंशिक दाब इंटू Y का साम्य पर आंशिक दाब अपॉन XY2 का साम्य पर आंशिक दाब, साम्य पर लेने होते हैं। XY का देखो, XY का साम्य पर दाब कितना, पी डैश है, और पी डैश का मान कितना 200, तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे 200 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय Y का आंशिक दाब साम्य पर, Y का आंशिक दाब कितना पी डैश, इसका मान भी कितना 200 है, ये भी हमने 200 ले लिया अपॉन PXY2 का मतलब XY2 का साम्य पर आंशिक दाब। अब XY2 का साम्य पर आंशिक दाब कितना है 600 माइनस पी डैश है, पी डैश का मान 200, 600 माइनस 200 किया तो ये बनेगा 400, ये लीजिए 400 आ जाएगा। इसको सोल्व करें 0000 और 2 2 जा 4, ठीक है, 4 से 4, तो इसको देख के पता लग रहा है इसका जो Kp है, Kp का मान आ जाएगा 100। ये लीजिए Kp का मान 100 बन जाएगा, ठीक है। आगे समझो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखो, एक अभिक्रिया दे रखी है। अभिक्रिया हमारे पास है A प्लस 2B से हमने 2C प्लस D बना दिया। फिजिकल स्टेट किसी की नहीं लिखी है, तो इसका मतलब ये सब गैस है, ठीक है, सारे गैसेस में दे रखे हैं। अभिक्रिया A प्लस 2B से हमने 2C प्लस D बना दिया है। आगे बढ़े, प्रारंभ में B की सांद्रता, A की 1.5 गुना है। B की सांद्रता A की सांद्रता की 1.5 गुना दे रखी है। साम्य पर A तथा D की सांद्रता समान है, Kc का मान ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हमने अभिक्रिया लिखी, अभिक्रिया हमारे पास है A प्लस 2B, इससे हमने ये 2C प्लस D बना दिया, ठीक। सवाल में क्या बोला जा रहा है, अब प्रारंभ में B की सांद्रता A की 1.5 गुना है, B की सांद्रता A की 1.5 गुना है, तो मैंने मान लिया A की सांद्रता स्मॉल a है, ये लीजिए t बराबर 0 का मतलब प्रारंभ, A की सांद्रता मैंने स्मॉल a मान ली, तो B की सांद्रता 1.5 गुना का मतलब इसकी सांद्रता 1.5 a आ जाएगी, और C और D की सांद्रता तो शून्य होगी ना, क्योंकि प्रारंभ में उत्पाद तो शून्य शून्य होते हैं। देखो कैसे माना, प्रारंभ में B की सांद्रता A की 1.5 गुना है, तो A की सांद्रता अगर स्मॉल a मोल प्रति लीटर है तो B की सांद्रता बनेगी 1.5 a स्मॉल पर लीटर। ये लीजिए स्मॉल a मोल पर लीटर, ये a और b की, ये तो प्रारंभ में। अब साम्य पर क्या होगा, तो इसको ऐसे लिख देता मैं, t इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य पर। इसकी रसमीकरण मिति देखो, रसमीकरण मिति दे रखी है 1:2:2:1, इसकी रसमीकरण मिति है। इसकी रसमीकरण मिति 1:2:2:1, ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसका x वियोजित होगा, अगर इसका x वियोजित होगा तो इसका वियोजित होगा,
इसका अगर x वियोजित होगा तो इसका 2x वियोजित होगा, इसका 2x बनेगा, इसका x बनेगा, तो मैंने ऐसे लिख देना, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं a माइनस एक्स, इसको लिखा मैंने 1.5 a माइनस 2x, c बन जाएगा 2x और d बनेगा x। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है, और साम्य पर a तथा d की सांद्रता समान है, साम्य पर a और d की सांद्रता समान है, तो आप ऐसे करो, साम्य पर आपसे क्या बोला, a और d की सांद्रता समान है, तो a की सांद्रता तो ये रही और d की सांद्रता ये रही, ये दोनों समान दे रखी है, ये दोनों समान है, ठीक है, दोनों समान है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स का मान x के बराबर है, तो यहाँ से x का मान निकाले, x बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये x बराबर आ जाता है a/2, x का मान हमारे पास में a/2 हो जाता है, ये आ गया a/2, ठीक है, x का मान हमारे पास आ गया a/2। चलो जी, हमसे पूछा जा रहा है kc, इसका kc लिखें, तो देखो kc क्या लिखा जाएगा, उत्पाद की सांद्रता, इसका मतलब c का स्क्वायर होगा इंटू d अपॉन क्रियाकारक, ये लिखा जाएगा a इंटू b की सांद्रता, इसका ये हमने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, c की सांद्रता का स्क्वायर, अब c की सांद्रता अब सब साम्य पर लेना है, देखो जरा c की साम्य पर सांद्रता कितनी है, 2x है, c की साम्य पर सांद्रता कितनी है, 2x है, और x का मान कितना है, a/2 है, तो x की जगह अगर a/2 लिखूंगा तो a/2 2, तो ये आ जाएगा a, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर आ जाएगा, इंटू d की साम्य पर सांद्रता, d की साम्य पर सांद्रता कितनी है, x है, और x का मान कितना है, a/2, तो ये लीजिए, इसकी जगह लिखा हमने a/2, ये a/2 आ गया, अपॉन a की साम्य पर सांद्रता, a की साम्य पर सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स, और x का मान a/2, तो a माइनस a/2 करेंगे तो ये बनेगा a/2, इसकी जगह लिखा हमने ये a/2, इंटू b की साम्य पर सांद्रता का स्क्वायर करना है, b की साम्य पर सांद्रता है हमारे पास 1.5 a माइनस 2x, ठीक है, x की जगह रखेंगे a/2, तो 2x क्या हो जाएगा आपका, 2x की जगह क्या बनेगा, x का मान तो आपका a/2 है ना, तो 2x की वैल्यू क्या होगी a, तो 1.5 a में से a माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 a, ये ऐसे बोल सकते हैं ना, 0.5 a का मतलब ये एक तरह से a/2, ये भी a/2 हो जाएगा हमारे पास, a/2 पर इसका स्क्वायर है, तो ये a/2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये लीजिए, ये a/2 का स्क्वायर बन जाएगा, चेक कर लीजिए, b का गुणांक 2 है ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, b की सांद्रता कितनी हुई, 1.5 a माइनस 2x हुआ, x का मान हमने रखा a/2, x का मान a/2 रखते ये आएगा a, तो 1.5 a में से a माइनस करेंगे तो 0.5 है, 0.5 a का मतलब a/2, तो यहाँ लिखा जाएगा a/2 का स्क्वायर, देखो ऊपर क्या हुआ, a स्क्वायर इंटू a क्यूब बनेगा, नीचे a इंटू a स्क्वायर, ये भी a क्यूब बनेगा, a क्यूब से a क्यूब तो आपका पूरा कैंसिल हो गया, तो इसको देखें तो हमारे पास ये बचेगा kc इक्वल टू, ऊपर बचा हमारे पास 1/2 और नीचे हमारे पास है 1/2 इंटू 1/4, इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 1/2 इंटू 2/1 इंटू 4/1, इसको सोल्व करके देखें तो kc का मान हमारे पास आ जाता है 4, ये लीजिए kc का मान आएगा 4, इसका kc है 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है, अभी क्रिया दे रखी है हमको a प्लस बी से हमने 3c बना दिया है, 1 लीटर के पात्र में a तथा b प्रत्येक का 2 मोल लिया जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं डायरेक्ट, ये अभी क्रिया दे रखी है हमको a प्लस बी से हमने 3c बना दिया है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 लीटर के पात्र में a तथा b प्रत्येक का 2 मोल लिया गया, a का भी 2 मोल लिया गया और b का भी 2 मोल लिया गया, यानी से बोल सकते हैं t बराबर 0 पर a का भी 2 मोल है और b का भी 2 मोल है, तो c तो 0 होगा। साम्य पर चले, साम्य पर क्या होगा, इसकी रसमीकरण मिति क्या है, इसकी रसमीकरण मिति 1:1:3 है, तो साम्य पर क्या लिखेंगे, इसको 2 माइनस एक्स, इसको लिखा हमने 2 माइनस एक्स, और ये बनेगा हमारे पास में 3x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे क्या बोला, पहली लाइन तो बोली 1 लीटर के पात्र में a तथा b प्रत्येक का 2 मोल लिया जाता है, और फिर क्या बोला, साम्य पर c का मोल बिन 0.5 है, साम्य पर c का मोल बिन 0.5 दे रखा है। अब साम्य पर मोल बिन क्या होता है, मोल बिन उसका मोल अपॉन कुल मोल। इसकी बात करें तो देखो कुल मोल कितने हो रहे हैं, इसको देखा जाए तो साम्य पर अगर हम कुल मोल निकालें तो कुल मोल कितना आ गया, 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस इसको लिखा जाएगा 3x, और ये कितना आ रहा है, इसको सोल्व कर दिया बन जाता है आपके पास में 4 प्लस एक्स कुल मोल आ जाएंगे, 4 प्लस ये 2x 4 प्लस x बनेगा। अच्छा मोल भी लिखनी है
तो इसकी मोलबिन क्या आ गई, सी की मोलबिन क्या होता है, उसके मोल अपॉन कुल मोल, सी के मोल कितने, ये 3x है, ये 3x अपॉन कुल मोल आ गया हमारे पास में 4 + x, इसका मान इसमें 0.5 दे रखा है, 0.5 दे रखा है। इसने ही तो बोला ना श्यामय पर सी का मोलबिन कितना हुआ 3x, इसका मोल अपॉन कुल मोल, इसका मतलब 3x अपॉन 4 + x का वैल्यू हमको दे रखा 0.5। इसको सोल्व करके हम x निकाल लेते हैं, इसको सोल्व करके x निकाले तो ये इसको से लिखा जा सकता है 3x = आ जाता है 2 + 0.5x, यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ से हमको x लाना है, x = बन जाता है 0.5x 2.5, तो x = आ जाता है, ये आ जाता है 2/2.5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन 4/5, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 4/5, हमारे पास x का वैल्यू आ जाता है। चेक कर लीजिए वापस से कि 0.5 है ना, 0.5 को इधर लाए तो 3 में से 0.5 को माइनस किया तो 3 - 0.5 क्या होगा 2.5, तो 2.5 = आएगा 2, x = आ जाएगा 2/2.5। इसको लिख सकते हैं ना 20/25, 20/25 को लिख सकते हैं 4/5, x का मान आ जाएगा हमारे पास में 4/5, x का मान है 4/5। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है केसी, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, केसी ज्ञात करना है तो केसी बराबर क्या लिखेंगे, c की पावर 3, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x का क्या करना है, हमको क्यूब करना है अपॉन a की सांद्रता ये 2 - x है और b की सांद्रता भी यही, तो इसका स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, सोल्व करें इसको 3 × x की जगह रखा मैंने ये 4/5, ये लिखा इसको 4/5, इसका तो हमको क्यूब करना है अपॉन 2 - x, ये लीजिए 2 - x की जगह 4/5, इसका हमको ये स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सोल्व करके हम केसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको सोल्व किया जाए तो ये बन जाता है 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3, ये बनेगा 12/5, ऐसे लिखे इसको, क्यूब है ना तो 12/5, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 12/5 क्यूब है 12/5 × 12/5 ही आ जाएगा। चलो जी नीचे देखें ये बनेगा आपका 5 दूनी 10 यानी 6/5, 6/5 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ना 6/5 × 6/5 तक चल जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बनेगा आपके पास 12/5 × इसको नीचे ऐसे लिख देता हूँ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 12/5 × 12/5 × 12/5, ठीक है, इंटू 5/6 × 5/6, ये लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, देखिए 5 इन दोनों से ये कैंसिल कर दिया, इस 6 और इस 6 से ये चला जाएगा 2 बार और ये भी आपका चला जाएगा 2 बार। ठीक है, आपके पास क्या बच रहा है 2 दूनी 4, 4 और 12, 12 दूनी 24, 48 अपॉन 5, ये लीजिए इसका आंसर आपके पास आ जाता है 48/5। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। एक सवाल और लिए रखा है, सवाल नंबर 4, एक अभिक्रिया हमको दे रखी है a + b से हमने बना दिया c + d। प्रारंभ में a की सांद्रता b की सांद्रता से 2 गुनी है, साम्य पर c की सांद्रता b की सांद्रता 3 गुनी है, केसी का मान ज्ञात करो। देखो समझते हैं, पहले तो हमको अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया हमारे पास है a + b, इस a + b से हमने ये c + d बना दिया, a + b से हमने c + d बना दिया। प्रारंभ में a की सांद्रता b की सांद्रता से 2 गुनी है, a की सांद्रता b की सांद्रता से 2 गुना है, तो मैंने मान लिया b की सांद्रता स्मॉल a है, ये प्रारंभ का मतलब t = 0 पर। हमने पहले लाइन क्या बोली है, प्रारंभ में a की सांद्रता b की सांद्रता की 2 गुनी है, b की सांद्रता की 2 गुनी है, तो मैंने मान लिया b की सांद्रता अगर स्मॉल a है तो a की सांद्रता फिर ये 2 आ जाएगी, ये लीजिए, और ये दोनों हो जाएंगे 0 0। अगर हम चले साम्य पर t इक्विलिब्रियम साम्य पर, देखो साम्य पर क्या लिखेंगे, इसकी रसमीकरण में थी क्या 1:1:1:1 है, तो इसको साम्य पर ऐसे लिखेंगे ना अपन 2a - x a - x, ये x और ये x बनेगा। ठीक है, इसने क्या बोला, असाम्य पर c की सांद्रता b की 3 गुना है, यानी जो c की सांद्रता है वो b की 3 गुना है, समझना।
सी की सांद्रता बी की 3 गुना है, तो बी की सांद्रता हमारे पास कितनी a माइनस एक्स है। सी की सांद्रता बी की सांद्रता की 3 गुना है, सी की सांद्रता देखो कितनी x है, ये सी की सांद्रता x है। देखो सर, इसने बोला साम्य पर सी की सांद्रता बी की 3 गुना है, तो बी की सांद्रता तो a माइनस एक्स है और सी की सांद्रता x है। इसका मतलब सी की सांद्रता बी की 3 गुना है, तो बी की सांद्रता a माइनस एक्स, इसका 3 गुना किया तो इसे लिखिए ना, ये लीजिए a माइनस एक्स का 3 गुना x के बराबर हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करें तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 3a माइनस 3x, इसको इधर लेके आए तो ये बन जाएगा 3x, इधर आएगा तो 4x, तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। x का मान हमारे पास आ जाता है 3/4a, ये हमारे पास x का मान आ जाता है। देख लो 3x को इधर लाएंगे तो 3x प्लस x क्या बनेगा 4x, 4x इक्वल टू क्या आएगा 3 है, तो x इक्वल टू 3/4a, x का मान निकाल लिया। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है केसी, तो देखो इसका केसी क्या लिखा है, केसी क्या होगा उत्पाद अपॉन क्रियाकारक, उत्पाद में सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता अपॉन ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, क्योंकि गुणांक सबके एक एक है तो पावर सबकी 1 1 ही होगी। सी की सांद्रता का मान कितना x मान रखते चलते हैं, x की जगह रख देता हूं मैं 3/4a इंटू डी की सांद्रता x है, उसकी जगह भी लिखा हमने 3/4 इंटू a, ये लीजिए अपॉन ए की सांद्रता। देखो ए की सांद्रता क्या होगी, ए की सांद्रता दर की 2a माइनस एक्स है ना, और x का मान क्या रखेंगे अपन 3a/4 रखेंगे, तो आप इससे लिखो ना इसको 2a, ये लिखा मैंने 2a माइनस एक्स, और x की जगह लिख देता हूं मैं 3/4 इंटू a, ये लीजिए आ जाएगा। ठीक है, b की सांद्रता क्या होगा a माइनस एक्स, x की जगह ये 3/4, ये लीजिए कैसे लिखेंगे। इसको सोल्व करें, देखिए इधर ये जो है ये आपके पास आ जाएगा, ये तो आपका दे रखा है 3/4a इंटू 3/4a, ये तो यहाँ तक तो हो गया। इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 2 जा 8, 8 में से 3 माइनस क्या तो 5, तो ये बन जाता है 5/4, तो उसको रिवर्स करके लिखे ये बन जाता है 5/4 है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5a, ये तो आ जाएगा। उल्टा करके लिख देना इसको, तो ये बनेगा ना 4 दूनी 8, 8 में से 3 माइनस किया तो 5, तो ये 5a/4, तो ऊपर जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। इसको सोल्व करें a माइनस 3/4, तो ये बनेगा 4, यानी ये बनेगा a/4 को लिखा जा सकता है 4/a, ये लीजिए। इसको सोल्व करके देखें, इस a से ये a कैंसिल हो गया, इस a से हमारा ये a कैंसिल हो गया, 4 4 4 4, इसको सोल्व करें आंसर आ जाता है 9/5, तो केसी का मान हमारे पास आएगा 9/5, इसका केसी है 9/5। ठीक है, इसका केसी का मान आएगा 9/5। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो एक सवाल और हमारे पास में, अभिक्रिया 2SO3 से हमने बना दिया 2SO2 प्लस O2 बना दिया। प्रारंभ में 1 लीटर के बंद पात्र में SO3 के 2 मोल लिए जाते हैं। ठीक है, सोल्व करते चलो इसको। अभिक्रिया दर की है 2SO3 सब गैस है, इस हमने 2SO2 प्लस O2 बना दिया है। ठीक है, अब प्रारंभ का मतलब t बराबर 0, ये t बराबर 0 पर हमसे क्या बोला 1 लीटर के पात्र में SO3 के 2 मोल लिए जाते हैं, इसका मतलब इसका लिया हमने 2 मोल, ये 0 होगा और ये 0 होगा। अब अपन साम्य पर चले, इसकी रसमीकरण मिति क्या है 2:1, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, साम्य पर 2 माइनस 2x, ये बनेगा 2x और ये बनेगा x, यहाँ तक आ गया। देखो प्रारंभ में 1 लीटर के बंद पात्र में SO3 के 2 मोल लिए जाते हैं। ठीक है, साम्य पर SO3 के 0.6 मोल प्राप्त होते हैं। साम्य पर SO3 के मोल कितने 2 माइनस 2x है, इसका मतलब ये हमको 2 माइनस जो 2x है इसकी वैल्यू 0.6 देना चाह रहा है, ये मतलब हुआ। साम्य पर SO3 का मोल कितना 2 माइनस 2x है, इसने क्या बोला SO3 का मोल कितना 0.6, इसका मतलब 2 माइनस 2x का वैल्यू कितना 0.6 है। इसको सोल्व करके देखें तो ये बन जाता है 2x इक्वल टू 2.6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.3, x का वैल्यू 1.3 आ गया। इसको लिख दो ना 0.6 इधर लाए तो 2.6, तो 2.6 इक्वल टू आएगा 2x, x इक्वल टू 1.3, x इक्वल टू 1.3, ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर 1 पूछा इसने कैसी, ये लीजिए पहला पॉइंट केसी, तो केसी तो क्या होगा उत्पाद अपॉन क्रियाकारक। तो देखिए उत्पाद अपॉन क्रियाकारक SO2 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 2x का स्क्वायर इंटू
O2 की सांद्रता इसकी जगह लिखा जाएगा x अपॉन XO3 का स्क्वायर। SO3 हमको दे रखा है 2 माइनस 2x, इसका हमको ये स्क्वायर करना पड़ेगा। ये लीजिए x का वैल्यू हम रख देते हैं 1.3, तो देखो x की वैल्यू 1.3 रखें तो 1.3 इंटू 2 करेंगे तो 2.6, तो ये आ जाएगा 2.6 इंटू 2.6 स्क्वायर है ना, इंटू x की जगह रखा हमने 1.3 अपॉन 2 माइनस 2x हमारे पास आ रहा है 2 माइनस 2x। सामने पर SO3 का 0.6 मोल प्राप्त होता है। SO3 का 0.6 मोल, ये 0.6 मोल बन गया। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर जो खास बात है वो मैं आपको समझाता हूँ। सामने पर SO3 का 0.6 मोल है, इसका 0.6 मोल, तो 2 माइनस 2x का वैल्यू 0.6 है, तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाता है, x की वैल्यू हमारे पास है 1.3, हमारे पास 2 माइनस जो 2x है इसका वैल्यू 0.6 आ गया। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, 2x को अपनी इधर लेके गए और 0.6 को इधर लाए, तो 2 माइनस 0.6 क्या बनेगा 1.4, तो यहाँ से मेरे को पता लगा 2x का वैल्यू हमारे पास आएगा 1.4, x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.7, तो मैंने x का मान निकाल लिया और x का मान मेरे पास है 0.7 आ गया। क्लियर है। सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला पॉइंट आपसे पूछा गया केसी, तो केसी ज्ञात करें। केसी क्या लिखो, उत्पादन क्रिया कारक SO2 का स्क्वायर, SO2 की सांद्रता 2x। अच्छा ये मोल है पर इसने आयतन 1 लीटर दिया ना, तो मोल अपॉन आयतन, और आयतन अगर 1 लीटर है तो मोल ही सांद्रता बन जाती है। ठीक है, केसी क्या लिखोगे, SO2 का स्क्वायर इसका मतलब 2x का स्क्वायर इंटू x अपॉन 2 माइनस 2x का स्क्वायर करना होगा। चलिए जी, x का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.7 है, x की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो x की वैल्यू पुट करनी है कितना 2x, तो 2x कितना हो गया 1.4, तो ये 1.4 का स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4 इंटू x, x की वैल्यू 0.7 रखा अपॉन 2 माइनस 2x की जगह रखूंगा मैं 1.4, तो 2 माइनस 1.4 बनेगा हमारे पास 0.6, तो ये बनेगा 0.6 इंटू 0.6, इसको सोल्व करने से हमारे पास आ रहा है 3.81। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, kc इक्वल टू 3.81। सेकंड हमसे पूछ रहा है सामने पर SO2 तथा O2 की सांद्रता। चलो जी, सेकंड जो पॉइंट है वो हमसे पूछा जा रहा है, सामने पर एक तो SO2 की सांद्रता पूछ रहा है, SO2 की सांद्रता, तो अब देखो SO2 की सांद्रता कितनी है, ये लीजिए SO2 की सामने पर सांद्रता 2x तो क्या है इसके मोल है, 2x तो इसके मोल है, आयतन 1 लीटर है, तो 2x अपॉन 1 ही तो आएगा ना। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो 2x का मान हम रखे 1.4, तो हमारे पास आ जाता है 1.4 मोल प्रति लीटर। चलिए जी, ये पॉइंट सोल्व हो गया। सामने पर एक ये भी तो पूछ रहे हैं ना O2 की सांद्रता, तो O2 की सांद्रता देखें, ये लीजिए O2 की सांद्रता, तो सामने पर O2 की सांद्रता कितनी है, ये लीजिए सामने पर O2 की सांद्रता x है, तो ये x रखा हमने, ये है x, आयतन 1 लीटर और x का मान 0.7, तो 0.7 मोल प्रति लीटर, ये आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट सोल्व हो गया। थर्ड पॉइंट आपसे क्या पूछा जा रहा है, थर्ड आपसे पूछा जा रहा है सामने पर कुल मोल। अब कुल मोल क्या होंगे, तो कुल मोल का मतलब SO3, SO2 और O2 सबके मोल जोड़ने होते हैं, वो भी सामने के। तो सामने पर SO3 का मोल हमारे पास है 2 माइनस 2x, देखिए ना, इसका मोल तो है, कुल मोल पूछा ना आपसे, कुल मोल, तो SO3 का मोल तो आपके पास है 2 माइनस 2x, SO2 का मोल आपके पास है 2x और O2 का मोल है x, इसको सोल्व करें तो 2x, ये बनेगा 2 प्लस x, का वैल्यू 0.7, तो ये बन जाता है 2.7, तो हम आंसर दे सकते हैं, हमारे जो कुल मोल है, कुल मोल आ जाएंगे 2.7। ये लीजिए, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है जी, चलिए जी अब आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, ये जो हमारा साम्यावस्था स्थिरांक है ना Kc Kp, ये जो साम्यावस्था स्थिरांक है ये किन किन बातों पे निर्भर करता है, 1 बाय 1 करके आपसे बात करेंगे। तो हमने लिखा हेडिंग साम्य नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला कारक लिखा हमने अभिक्रिया को निरूपित करने का तरीका, मतलब ये है कि आपने जो साम्य है वो अग्र दिशा से प्राप्त किया या पश्च दिशा से प्राप्त किया। मैंने आपसे बोला था ना, साम्य हम दोनों दिशाओं से प्राप्त कर सकते हैं, अग्र दिशा से भी प्राप्त कर सकते हैं और पश्च दिशा से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाते हैं। हमने एक अभिक्रिया ली, a प्लस बी से हमने बना दिया c प्लस डी, इसमें साम्य अग्र दिशा से विस्थापित हो रहा है। मान लो अभिक्रिया को साम्य पश्च दिशा से विस्थापित हो
तो ऐसे समझो अभिक्रिया को मैंने लिख दिया C प्लस डी से बना दिया A प्लस बी। ये अभिक्रिया A प्लस बी से C प्लस डी, इसका अगर केसी लिखूंगा तो केसी क्या आएगा C D अपॉन ए बी उत्पादन क्रिया कारक। ये जो अभिक्रिया है अगर इसका साम्यावस्था स्थिरांक लिखूं, मैंने मान लिया इसका साम्यावस्था स्थिरांक केसी डैश मान लिया, तो उत्पादन क्रिया कारक तो A इंटू बी अपॉन C इंटू डी बन जाएगा। अब इन दोनों की तुलना करो, ये जो समीकरण नंबर 1 है और ये जो समीकरण नंबर 2 है इनकी तुलना करें तो ऐसा नहीं लग रहा ये जो केसी है अगर केसी का 1 अपॉन कर दिया जाए तो केसी डैश आ जाता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं केसी डैश का मान क्या होगा तो 1 अपॉन केसी के बराबर होगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला अगर आपने किसी अभिक्रिया को रिवर्स करके लिख दिया, अगर आपने किसी अभिक्रिया को रिवर्स करके लिख दिया तो जो नया साम्यावस्था स्थिरांक होगा वो पुराने वाले का 1 अपॉन होगा। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं केसी डैश बराबर 1 अपॉन केसी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की एक डायरेक्ट ट्रिक बता दी है। ट्रिक क्या बताएं, अगर आपने किसी रासायनिक अभिक्रिया को रिवर्स करके लिख दिया तो आपका जो नया साम्यावस्था स्थिरांक होगा वो पुराने वाले साम्यावस्था स्थिरांक का 1 अपॉन के अंदर आ जाएगा। तो ये तो लिखा केसी डैश बराबर आ जाएगा 1 अपॉन केसी। ठीक है, ये हमने आपको पहला कारक समझा दिया। दूसरा कारक, सेकंड कारक लिखा हमने अभिक्रिया की रस समीकरण में थी साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिक्रिया की रस समीकरण में थी पे निर्भर करता है। कैसे, एग्जांपल समझाता हूँ। हमने एक अभिक्रिया ली N2 प्लस 3S2 से 2NH3 बना दिया। मैंने क्या किया, इसकी रस समीकरण में बदलने के लिए इस अभिक्रिया में 2 का भाग लगा दिया। 2 का भाग लगाऊंगा तो ये इस अभिक्रिया को लिखा जा सकता है 1/2 N2 प्लस 3/2 S2 से NH3। इसका मतलब हमने एक तरह से अभिक्रिया की रस समीकरण में बदल दी है। अब देखो ये जो अभिक्रिया है अगर इस अभिक्रिया का हम केसी लिखे तो केसी क्या होगा, अमोनिया का पावर 2 अपॉन N2 हाइड्रोजन की पावर 3, ये आ गया समीकरण नंबर 1। इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक लिखे, हमने इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक केसी डैश मान लिया तो केसी डैश बराबर आएगा अमोनिया अपॉन N2 का पावर 1/2 S2 का पावर 3/2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब मेरे को देखना है केसी डैश और केसी में क्या संबंध होगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप केसी का रूट लेते हैं, अगर आप केसी का रूट लेते हैं तो केसी डैश आ जाता है। अगर आप केसी का रूट ले रहे, इसका रूट लेंगे तो केसी डैश आ रहा नहीं आ रहा, तो वैसे बोल सकते हैं केसी डैश का मान किसके बराबर है, केसी के पावर 1/2 के बराबर है। या इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, इसमें क्या किया, अभिक्रिया में 2 का भाग लगाया। देखो अभिक्रिया में 2 का भाग लगाया तो आप देख पा रहे नया साम्यावस्था स्थिरांक पुराने साम्यावस्था स्थिरांक की पावर 1/2 आ गया। ये अपने ऐसे बोल सकते हैं अगर हम किसी अभिक्रिया में n का भाग लगाते हैं, अगर हम किसी अभिक्रिया में n का भाग लगाते हैं तो जो नया साम्यावस्था स्थिरांक होगा वो पुराने वाले साम्यावस्था स्थिरांक की पावर 1 अपॉन n होगा। ये लिख भी दिया मैंने। यदि अभिक्रिया में n का भाग लगा दिया जाए तो जो नया स्थिरांक होगा केसी डैश वो क्या बनेगा, केसी का पावर 1/n होगा। हाँ, ये तुमने भाग लगाया। मान लो हम तो अभिक्रिया को n से गुणा कर देते हैं। यदि अभिक्रिया को n से गुणा कर दिया जाए तो नया स्थिरांक केसी डैश किसके बराबर होगा, केसी की पावर n। मतलब n का भाग लगा देंगे तो भाग लगाने का मतलब 1 अपॉन n, n से गुणा कर दिया तो पावर n बन जाता है। ये सवाल को सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका बता दिया। अब हम जब आगे सवाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा कारक होती है कारक है बहुपदीय अभिक्रिया मल्टी स्टेप रिएक्शन। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। एक एग्जांपल लिया मैंने, एक अभिक्रिया है SO2 प्लस हाफ O2 से SO3 बना, इसका साम्यावस्था स्थिरांक K1। दूसरी अभिक्रिया है NO2 से हमने बना दिया NO प्लस 1/2 O2, इसका साम्यावस्था स्थिरांक K2। और एक अभिक्रिया और हमारे पास में ये लिखा हमने SO2 प्लस NO2 से हमने बना दिया SO3 प्लस NO, इसका साम्यावस्था स्थिरांक K। अब मेरे को देखना है कि इस K और K1 K2 में क्या संबंध है। तो जो जिसका साम्यावस्था स्थिरांक K1 था तो K1 लिखो। ये लीजिए K1 क्या लिखोगे, SO3 अपॉन SO2 इंटू O2 के पावर 1/2। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया है। ये तो आ गया K1 SO3 अपॉन SO2 इंटू O2 के पावर 1/2। जो दूसरी समीकरण है उसको देख के आप K2 लिखो। तो K2 क्या आएगा, देखो उधर ये K2 रहा। K2 क्या आएगा, NO इंटू O2 के पावर 1/2 अपॉन NO2। ये लीजिए मैंने K2 लिख दिया है। ये मैंने K2 लिख दिया है। मेरे को K लाना है तो K लिखा मैंने। तो K क्या आएगा, उत्पादन क्रिया कारक SO3 इंटू NO अपॉन SO2 इंटू NO2। ये क्या आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस K1 K2 को गुणा किया, K1 इंटू K2 किया, K1 इंटू K2 किया। ये तो K1 रहा, ये K2 रहा, इन दोनों को गुणा किया तो क्या देखता हूँ मैं,
और टू की पावर 1/2 से ये कैंसिल हो गया और बाकी सब कुछ बचा हुआ है, तो मेरे पास आया ये SO3 इंटू NO अपॉन SO2 इंटू NO2, और ये मान किसके बराबर, K के बराबर, इसका मतलब K बराबर आ गया K1 इंटू K2। ठीक है, ठीक है। अब इस रिजल्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो अभिक्रिया आपके एक अभिक्रिया ऐसी है जो आपके एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, तो वो जितने भी पद है उन सभी पदों को के साम्यावस्था स्थिरांक को हम गुणा कर दे तो वो जो हमारी एक मुख्य अभिक्रिया वो निकल के आ जाती है। तो ये तो है K बराबर आ गया K1 इंटू K2। ठीक है, अब इस पे जो न्यूमेरिकल बनेंगे तो वो न्यूमेरिकल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो बता देता हूँ, अगर एक अभिक्रिया मल्टी स्टेप में हो रही है तो जितने भी स्टेप है उनके साम्यावस्था स्थिरांक को गुणा कर दिया जाए तो उस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक आ जाता है। ये तो 2 पद में था इसलिए K1 इंटू K2 हो गया। अगर मान लो अभिक्रिया 3 पद में होती है तो हम लिख देते K1 इंटू K2 इंटू K3 लिख देते। ठीक है जी, हम आपको बता रहे थे साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अंदर हमने आपके लिए ये तीसरा कारक लिया। एक और कारक है फोर्थ कारक। पहला कारक 3 ले लिया, फोर्थ कारक हमारे पास है ताप, ये लीजिए, ये फिफ्थ नहीं है, ये फोर्थ कारक है। फोर्थ कारक हमने ताप ले लिया है, ये टेम्परेचर। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं साम्यावस्था स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको बता देते हैं कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है इस पर जो ताप की निर्भरता है वो दी जाती है एक समीकरण के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम वांटोव समीकरण। तो हम आपको बता रहे हैं साम्य नियतांक पर ताप का प्रभाव वांटोव समीकरण द्वारा दिया जाता है। वांटोव समीकरण क्या होती है, पहले समीकरण समझ लो। समीकरण है log K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ पर K1 क्या है, तो K1 यहाँ पर है T1 केल्विन ताप पर साम्य नियतांक, K2 यहाँ पर है T2 केल्विन ताप पर साम्य नियतांक। या जो डेल्टा H है, डेल्टा H को बोला जाता है अभिक्रिया उष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी, और R जो है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं गैस नियतांक। ये तो आपके पास में हमने वांटोव समीकरण बता दी है। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना पड़ेगा ना कि ताप को बढ़ाने के साथ में साम्य स्थिरांक का क्या होगा, तो इस रिलेशन के थ्रू हम बताएंगे। पर इस रिलेशन के भी 2 केस बनेंगे। आपको पहले ये बताना पड़ेगा अभिक्रिया आपकी उष्मा सेपी है या उष्मा शोषी है, तो इसकी भी 2 केस बना देता हूँ। केस 1 में लेता हूँ उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए और केस 2 लूंगा मैं उष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए। तो केस 1 ले रहा हूँ उष्मा शोषी अभिक्रिया, आप जानते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया का डेल्टा एच धनात्मक होता है। ये लीजिए, केस 1 ले लिया मैंने उष्मा शोषी अभिक्रिया, और उष्मा शोषी अभिक्रिया का डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। लीजिए अभिक्रिया लिखी, वांटोव समीकरण ये तो था log K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये तो वांटोव समीकरण होती है। आपने किसके लिए लगाया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब डेल्टा H पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ ये जो अभिक्रिया है इसमें ये जो डेल्टा H हमारा पॉजिटिव आएगा। मान लेता हूँ मैंने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने का मतलब T2 T1 से बड़ा होगा, ताप बढ़ा दिया ना, ताप बढ़ाने का T2 T1 से बड़ा है, तो देखो उधर T2 T1 से बड़ा है तो T2 माइनस T1 पॉजिटिव होगा, T1 T2 भी पॉजिटिव होगा, ये पूरा पॉजिटिव आ गया। डेल्टा एच आपका पॉजिटिव, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो मैं से बोल सकते हैं log K2 अपॉन K1 का मान 0 से बड़ा होगा। अब log K2 अपॉन K1 अगर 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये हुआ K2 अपॉन K1 का मान 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से K2 K1 से बड़ा है। ये तो मतलब हुआ ना K2 K1 से बड़ा है। K1 क्या है, तो K1 T1 केल्विन ताप पर साम्य नियतांक है, और K2 T2 ताप पर T2 केल्विन ताप पर साम्य नियतांक है, और T2 T1 से बड़ा है तो K2 K1 से भी बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से ताप का मान बढ़ाने से साम्य नियतांक का मान बढ़ता है। तो मैं से बोल सकते हैं ताप का मान बढ़ाओगे तो साम्य नियतांक का मान बढ़ेगा। तो आप तो रिजल्ट याद कर लो, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ताप का मान बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक का मान बढ़ता है। ये तो किसके लिए, उष्मा शोषी के लिए। देखते हैं उष्मा सेपी के लिए क्या रिजल्ट आता है। तो केस 2 लूंगा मैं उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी अभिक्रिया का मतलब उसका डेल्टा एच होगा नेगेटिव। ठीक है, देखते हैं केस नंबर 2 इसका। केस नंबर 2 हमने ले लिया उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी अभिक्रिया तो डेल्टा एच तो नेगेटिव हो गया। पहली बात ये आपके वांटोव समीकरण आ गई। आपने ताप का मान बढ़ा के देखा, ताप का मान बढ़ाने का मतलब T2 T1 से बड़ा है। अब आप देखो उधर T2 T1 से बड़ा है, इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव आ गया, पर डेल्टा एच नेगेटिव है। इसके नेगेटिव होने की वजह से log K2 अपॉन K1 का मान नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 आएगा। तो अपने से बोल सकते हैं log K2 अपॉन K1 का मान लेस देन 0 होगा। ऐसा तभी होगा जब K2 अपॉन K1 का मान 1 से कम होगा, या अपने से बोल सकते हैं
एक तरह से ये हुआ K2 का मान K1 से कम हो गया है। देखो अब K1 क्या है, T1 केल्विन का वेग सामान्य नियतांक है और K2 T2 का सामान्य नियतांक है। और आप देख पा रहे T2 T1 से बड़ा है पर K2 K1 से छोटा है। इसका मतलब ताप का मान बढ़ाने से सामान्य नियतांक का मान कम हो गया। तो हम इससे बोल सकते हैं इसके लिए ताप का मान बढ़ाने से सामान्य नियतांक का मान कम होगा। अब बेटा जी रिजल्ट याद कर लीजिए कि अगर अभिक्रिया दर की उष्मा शोषी तो आंसर क्या देंगे, ताप का मान बढ़ाने से सामान्य नियतांक का मान बढ़ता है। अगर अभिक्रिया उष्मा सेपी है तो ताप का मान बढ़ाने से सामान्य नियतांक का मान कम होता है। रिजल्ट आप याद कर लेना, ठीक है। ये तुमने आपको ये समझा दिया सामान्य नियतांक का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, ये जो साम्यावस्था नियतांक होता है ना, इसका मान किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट हमने ले लिया, साम्य नियतांक का मान निम्न पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 1, सबसे पहले हमने ले लिया क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता। आप सवाल बनाते हो ना, बोलते हो ना कि हमने प्रारंभ में 2 मोल ले लिया है, 5 ले लिया, 10 ले लिया, तो प्रारंभ में 2 लो या 10 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला साम्य नियतांक का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, साम्य नियतांक का मान ना तो दाब पे डिपेंड करता है और ना ही ये आयतन पे डिपेंड करता है। और एक बात और, ऐसे सवाल भी आएंगे आगे कि हमने अक्रिय गैस को मिला दिया, तो आपको एक बात बता देते हैं, अक्रिय गैस को मिलाने पर भी साम्य नियतांक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये हमने आपको फैक्टर बता दिया, इन पर साम्य नियतांक का मान निर्भर नहीं करता है, ध्यान रख लेना इनको, ठीक है जी। ओके बच्चों, हम आपसे बात कर रहे थे कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है ये किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो मैंने आपको बताया कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है वे तो डिपेंड करता है कि आपने जो अभिक्रिया लिखी है उसका मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपने जो साम्य है वो अग्र दिशा से प्राप्त किया या पश्च दिशा से प्राप्त किया, नंबर 1। दूसरा बताया अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। तीसरा मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया यदि आपकी मल्टी स्टेप में हो रही है, और एक बताया था मैंने ताप, इस टाइप के हमने लिए थे, ठीक है। चलिए अब इस पर मैं थ्योरी के तब ने बात करी, अब इस पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन वगैरह देखते हैं किस टाइप के सवाल बनते हैं इसके ऊपर। ये पहला क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। देखो क्वेश्चन दे रखा है, एक अभिक्रिया है N2 + 3S2, इसे हमने बना दिया 2NH3, इसका साम्यावस्था स्थिरांक दे रखा K1। दूसरी अभिक्रिया हमको दे रखी है N2 + ½ O2 से बना दिया 2NO, इसका साम्यावस्था स्थिरांक दे रखा है K2। तीसरी अभिक्रिया दे रखी है H2 + ½ O2 से हमने बना दिया H2O, इसका साम्यावस्था स्थिरांक दे रखा हमको K3। सवाल पूछा जा रहा है निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक होगा, और अभिक्रिया दे रखी है 2NH3 + 5/2 O2, इससे बना दिया हमने 2NO + 3S2 बना दिया। मतलब ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का जो साम्य नियतांक है के इक्विलिब्रियम वो हमसे पूछा जा रहा है। यानी सवाल किस प्रकार का है, आपको 3 अभिक्रियाएं दे रखी है, इन तीनों अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक दे रखे हैं। 1 2 3 तीन अभिक्रिया दे रखी है और तीनों अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक दे रखे हैं, और इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक हमसे पूछा जा रहा है। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है K1 K3 का होल क्यूब अपॉन K2, दूसरा ऑप्शन है K2 K3 का होल क्यूब अपॉन K1, तीसरा ऑप्शन है K2 K3 अपॉन K1, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है K2 होल क्यूब K3 अपॉन K1। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे को 3 अभिक्रियाएं दे रखी है ना, तो इन अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक है इनका पद लिख देता हूँ, मतलब मैं K1 K2 K3 लिख देता हूँ। K1 क्या लिखूंगा मैं, देखो इसको देखिए K1 क्या होगा, अमोनिया की पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन की पावर 1 इंटू हाइड्रोजन की पावर 3। K2 क्या लिखा जाएगा, NO का पावर 2 अपॉन N2 इंटू O2 आ जाएगा, और K3 लिखेंगे H2O अपॉन H2 का पावर 1 और O2 का पावर 1/2। ये K1 K2 K3 आ जाएगा। देखो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख भी दिया है, K1 K2 K3, ये K1 हो गया, ये K2 होगा, ये K3 हो गया, ये मैंने लिख दिया है। अब जिसका साम्यावस्था स्थिरांक लाना है उसका भी पद लिखे हमने, तो उसका K इक्विलिब्रियम लिखा। देखो समीकरण क्या है, ये अभिक्रिया है तो उसका K इक्विलिब्रियम क्या होगा, NO की पावर 2 H2O की पावर 3 अपॉन अमोनिया की पावर 2 O2 की पावर 5/2। ये लीजिए आप, ये मैंने इसका साम्यावस्था स्थिरांक K इक्विलिब्रियम लिखा, NO की पावर 2 H2O की पावर 3 अपॉन NH3 की पावर 2 O2 की पावर 5/2। इसका मतलब ये K इक्विलिब्रियम है और K1 K2 K3 है। देखो मैंने देखा जो K इक्विलिब्रियम है, अब देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, ये K इक्विलिब्रियम है, K इक्विलिब्रियम पे ऊपर लिखा हुआ है NO का पावर 2 H2O का पावर 3, NO का पावर 2 दिखाई दे रहा है, NO का पावर 2 तो K2 दे देगा, उसके साथ में क्या चाहिए H2O की पावर 3 और H2O की पावर 3 ये हमको देगा, पर ये पावर 1 देगा, हमको 3 चाहिए, तो हमने बोला इसका क्यूब कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
K2 को मैं क्या कर रहा हूँ, K3 का क्यूब करके उसको K2 से गुणा करूंगा, क्योंकि K3 का क्यूब करके अगर उसको K2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा ना NO का पावर 2 H2 का पावर 3, और ये तो हमको चाहिए। अपन नीचे क्या चाहिए हमें, अमोनिया का स्क्वायर। अब देखो अमोनिया का स्क्वायर हमको कौन देगा, ये देगा K1, और नीचे चाहिए इसका मतलब इसका भाग लगा देते हैं। तो हमने सोचा मोटा मोटा कि अपने काम करते हैं, K3 का क्यूब कर देते हैं, उसको K2 से गुणा करके और उसमें K1 का भाग लगा देते हैं। देखो ये काम करके देखते क्या होता है। तो मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, K3 का क्यूब इंटू K2 अपॉन K1। K2 की जगह लिखा मैंने, देखो K2 की जगह लिखा NO की पावर 2 अपॉन N2 इंटू O2। K3 का क्यूब, ये K3 रहा, इसका क्यूब किया तो क्यूब होगा इसका H2 की पावर 3 अपॉन H2 की पावर 3 और O2 की पावर, ये पावर 1/2 क्यूब करेंगे तो पावर 3/2 ये आ गया अपॉन K1 का भाग लगा, ये K1 रहा, भाग लगा तो अमोनिया का स्क्वायर अपॉन ऊपर चला जाएगा ये N2 और H2 की पावर 3 यहाँ तक आ गया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इस N2 से N2 कैंसिल हो गया, H2 की पावर क्यूब से H2 का पावर क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ लिखा हुआ है O2 का पावर 1, यहाँ O2 का पावर 3/2, 1 + 3/2 ये होगा 5/2, O2 की पावर 5/2। तो क्या आ गया हमारे पास में, NO का पावर 2 H2 की पावर 3 अपॉन अमोनिया और O2 की पावर 5/2 आ जाएगा। और अब देखो ये तो आपका K इक्विलिब्रियम है, ये आ गया ना, इसका मतलब ये हमारे पास K इक्विलिब्रियम आ गया। तो K इक्विलिब्रियम किसके बराबर आ गया, K इक्विलिब्रियम बराबर आ गया K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। ये लिखा ना, K इक्विलिब्रियम आ जाएगा K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। ठीक है, आप ऑप्शन देखें कौन सा सही है, K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। ये लीजिए इसका ये सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसी टाइप का और क्वेश्चन लेता हूं, देखो मैं नेक्स्ट इसी टाइप का और क्वेश्चन बना रहा हूं। एक अभिक्रिया दे रखी है A से B का साम्यावस्था स्थिरांक दे रखा हमको 2। दूसरी अभिक्रिया है B से C, साम्यावस्था स्थिरांक दे रखा है इसका 5। तीसरी अभिक्रिया C से D, साम्यावस्था स्थिरांक दे रखा है इसका 3। और एक अभिक्रिया है D से A बना, इसका साम्यावस्था स्थिरांक KCM से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो दे रखा है ना 1 2 3 उनको लिखते हैं। पहले अभिक्रिया क्या है, A से B और KC दे रखा 2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो लेकिन KC की जगह दे रखा 2, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक यानी B अपॉन A, ये तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, दूसरे अभिक्रिया का KC दे रखा 5, तो KC की जगह 5 रखूंगा और KC क्या उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 बराबर क्या जाएगा, ये लिखा जाएगा ना C की सांद्रता अपॉन B की सांद्रता, ये लीजिए 5 बराबर। और तीसरे अभिक्रिया के लिए KC का मान दे रखा 3, तो 3 बराबर क्या आएगा, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, इसका मतलब B की सांद्रता अपॉन C की सांद्रता, ये लीजिए, ये हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, और हमसे KC इसका पूछा जा रहा है, और जिसके लिए KC पूछा जा रहा है इसका अगर हम KC लिखें तो इसका KC हमारे पास आ रहा है, ये लीजिए इसका जो KC है ये हमारे पास आ जाएगा, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक का मतलब A की सांद्रता अपॉन B की सांद्रता, ये लीजिए ये आ जाएगा, ये हमको लेकर आना है। अब हमको देखना है कि हम ये इसको बोलो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, इसको 1 नंबर, इसको 2 और 3। तो हम देखें 1 2 3 का क्या करें कि आ जाए। तो आपको क्या चाहिए, देखो KC आपको चाहिए क्या, आपको ऊपर KC बराबर A की सांद्रता अपॉन D की सांद्रता है ना। अपन एक काम करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो भाई हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 × 5 × 3, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हुई, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले में तो हमारे पास में B अपॉन A, दूसरे में हमारे पास है C अपॉन B, और तीसरे में हमारे पास है D अपॉन C। हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया आप देख पा रहे हैं C से C कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपके पास किसका मान आ गया, आपके पास मान आ गया ये D अपॉन A की सांद्रता। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि D की सांद्रता अपॉन A की जो सांद्रता है इसका मान कितना आ गया, तो 5 10 और 3 ये 30, ये आ जाएगा हमारे पास में। एक काम करें, इसको अपन रिवर्स कर दे, तो रिवर्स करेंगे तो ये लिखा जाएगा A की सांद्रता अपॉन D की सांद्रता बराबर 1/30 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और हमसे लाना भी क्या है, हमको A की सांद्रता अपॉन D की सांद्रता लानी है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा KC का मान आ गया है 1/30। ये लीजिए आंसर देंगे 1/30, ये आ गया इसका KC का। ठीक है, आया समझो क्वेश्चन। हाँ, अगर ये हमसे पूछता ना, ये जैसे D और यहाँ A लिखा, अगर यहाँ A और यहाँ D होता तो फिर इसका आंसर डायरेक्ट इसका 30 आ जाता, पर इसने हमसे जो
पूछा है वो यहाँ ए और इधर डी नहीं है, यहाँ पर डी और इधर ए लिखा हुआ है, तो आप तो सीधा सीधा आप सामने वो स्थिरांक लिखो ना, अपने आप पता लग जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, अभिक्रिया दे रखी है SO2 प्लस 1/2 O2, इसे हमने बना दिया SO3, इसका सामने उससे स्थिरांक दे रखा हमको K1। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है NO2 से हमने बना दिया NO प्लस हाफ O2, इसका सामने उससे स्थिरांक दे रखा हमको K2। निम्न अभिक्रिया का साम्य नियतांक क्या होगा, और अभिक्रिया दे रखी है SO2 गैस प्लस NO2 गैस, इससे हमने बना दिया NO गैस प्लस SO3 गैस, इसका K लेकर आना है। ठीक है, वही अभी जो अमोनिया वाला सवाल कराया था ना, उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, अब हम इसको इसका K लेकर आना है। तो देखिए बेस्ट मेथड क्या है, आप K1 K2 लिख के देख लो पहले। चलो जी, हम इसके लिए K1 लिखे, इसका अगर K1 लिखे तो K1 क्या आएगा, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, उत्पाद में लिखा हमने SO3 अपॉन क्रिया कारक में लिखा जाता है SO2 इंटू O2 का पावर 1/2, ये तो हमारे पास में ये K1 आ जाएगा, ये तो आ गया K1। अगर हम K2 लिखें, K2 उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, तो K2 क्या आ जाएगा, K2 ये लिखा हमने उत्पाद की सांद्रता, ये लीजिए ये उत्पाद की सांद्रता आ गई, ये तो आ गई उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रिया कारक की सांद्रता, ये आपके पास में K2 आ जाएगा। ठीक है, आपको K लेकर आना है, तो पहले तो K लिखें, तो K क्या आ रहा है आपके पास में, क्या आ जाता है, उत्पाद NO इंटू SO3 अपॉन SO2 इंटू NO2, ये उत्पाद अपॉन क्रिया कारक हमने किया है, देख लीजिए। K लिखो उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, उत्पाद में NO SO3 आ जाएगा, क्रिया कारक में SO2 और NO2, इसका मतलब आपको ये लाना है, और इसको लाने के लिए K1 K2 दे रखे, तो हम देखें एक बार के लिए K1 K2 का क्या करे वो आ जाए। तुमने सोचा, देखो कैसे सोचते हैं, ये लाना है ना, तो ऊपर क्या चाहिए, एक तो NO चाहिए और एक SO3 चाहिए। NO कौन देगा, तो NO हमको यार दिखाई दे रहा K2 देगा, SO3 तो हमको K1 देगा। तुमने सोचा क्यों ना हम K1 इंटू K2 करके देखते हैं, तो मैंने K1 इंटू K2 कर लिया, ये लीजिए K1 इंटू K2 कर लिया। चेक करते हैं, K1 इंटू K2 करेंगे तो क्या आ जाता है, SO3 अपॉन SO2 इंटू O2 का पावर 1/2, ये तो K1 हो गया, इंटू K2 की जगह लिखा मैंने NO O2 का पावर 1/2 अपॉन NO2, ये लीजिए हमने K1 इंटू K2 कर दिया। देखो अगर आप K1 इंटू K2 कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं O2 की पावर 1/2 से O2 का पावर 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता है, ये आया हमारे पास में SO3 इंटू NO अपॉन SO2 इंटू NO2, ये लीजिए, और ये किसकी इक्वल है, आपके पास में K की इक्वल आ गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का साम्य नियतांक क्या होगा, तो हम आंसर दे देंगे, इस अभिक्रिया का साम्य नियतांक K बराबर है K1 इंटू K2। तो ऑप्शन में जो भी दे रखा है उसमें से जिस ऑप्शन के अंदर K1 इंटू K2 लिखा होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, और बहुत आसान है, आप अभिक्रिया लिख लो, अभिक्रिया लिखते अपने आप पता लग जाता है कि इसका करना क्या होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमने लिया है, देखिए अगला सवाल है, एक अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया फर्स्ट दे रखी है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड है, इससे बना कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस PCO2, CO2 का दाब दे रखा है 2 atm। दूसरी अभिक्रिया CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड, इससे हमने बना दिया 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसका Kp दे रखा है 6 atm। ऊपर वाले के अंदर CO2 का दाब दे रखा और नीचे वाले में Kp का मान दे रखा है। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है निम्न अभिक्रिया के लिए Kp का मान ज्ञात करो। ये जो अभिक्रिया दे रखी है CaCO3 सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड से बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस 2CO गैस, इसके लिए Kp का मान हमसे पूछा जा रहा है, इसका Kp हमको ज्ञात करना है। चलो जी सोल्व करते हैं। पहले हमको फर्स्ट दे रखा है ना, तो फर्स्ट का Kp अगर लिखे Kp1 बोल देते हैं इसको। देखो अगर हम Kp1 लिखे तो Kp क्या होगा, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, और केवल गैस लेते हैं, सॉलिड तो नहीं लिए जाते, तो इसको देख के पता लग रहा है ये सॉलिड है, तो अपन ऐसे लिखे ना Kp1 किसके बराबर आ जाएगा, Kp1 आ जाएगा PCO2 के बराबर, और PCO2 का मान तो हमको दे रखा ना क्वेश्चन के अंदर, ये तो हमको 2 atm दे रखा है, इसका मतलब एक तरह से हमारे पास में PCO2 का मान आ गया 2 atm। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया जो देखिए है ना, ये दूसरी अभिक्रिया का Kp लिखे, इसको मैं Kp2 बोल देता हूँ। चलो जी ये Kp2 मैंने बोल दिया। Kp2 क्या होगा, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, तो उत्पाद में क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ CO, इसका स्क्वायर लेना है,
अपॉन प्रेशर ऑफ CO2 लेना है और इसका जो मान है ये हमारे पास है 6, ये लिख दिया, ये हमने 6 लिख दिया है, ये लीजिए यहाँ तक आ गया हमारे पास। इसका मान 6 दे रखा है, ठीक है। अब हमको जिसका केपी लाना है वो अभिक्रिया लिख देते हैं, इस अभिक्रिया का हमको केपी लाना है, तो ये लीजिए केपी क्या लिखा जाएगा, तो केपी लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि तो सारे सॉलिड है, इसका मतलब इसका जो केपी है वो केपी केवल और केवल बनेगा प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर, ये लेकर आना है हमको, ठीक। अब ये लाना है और ये दो हमको दे रखे, तो देखो इन दोनों को क्या करें कि ये आ जाए, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो सर आप क्या करने जा रहे हो, आप KP1 इंटू KP2 कर रहे हो, KP1 इंटू KP2, KP1 क्या है, तो KP1 है PCO2, ये लीजिए PCO2, और KP2 क्या है, तो ये है PCO का स्क्वायर अपॉन PCO2, तो देख सकते हैं PCO2 से PCO2 कैंसिल हो गया और ये किसके बराबर आ गया, PCO का स्क्वायर, और ये तो आपका KP है, इसका मतलब KP किसके बराबर आ गया, तो KP1 इंटू KP2 के, KP1 का मान है 2, KP2 का मान है 6, इसका मतलब आंसर दे सकते हैं KP बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 बराबर 12। ये लीजिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये वाला, ऐसा में आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको नोट करें और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया हमको दे रखी है, एक अभिक्रिया है NH2COO NH4 सॉलिड है, इससे बन गया 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस बना, सामने पर कुल दाब का मान दे रखा है 0.117 atm, KP का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इसको सोल्व करते हैं। हमको दे रखा है ये NH2COO NH4, ये सॉलिड दे रखा है, दाब के अंदर सॉलिड नहीं लिए जाते हैं, गैस ही लिए जाते हैं, तो ये लिखा हमने 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस, ये लीजिए यहाँ तक आ गया। इसका वियोजन होगा तो 2 अमोनिया, इसकी रसमीकरण में 2:1 है ना। अब देखो साम्य पर अगर बात करें, हम स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होगा साम्य पर, अब 2:1 है, तो हमने बोला साम्य पर अगर इसका दाब 2p होगा तो इसका दाब फिर p होगा, अरे यार 2:1 है ना, अगर 2:1 होगा तो इसका दाब कितना होगा 2p, इसका दाब क्या होगा p, और इसके सवाल में क्या बोला, साम्य पर कुल दाब का मान 0.117 है, इसका मतलब ये हुआ तो कुल दाब क्या होगा 2p प्लस p, इसका योग आ जाएगा 0.117। इसको सोल्व करके मैंने p का मान निकाल लिया, ठीक है। तो p का मान क्या करें, 0.11 जो 7 है 0.117, आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये बन जाएगा आपके पास में 0.117 डिवाइडेड बाय 3, 0.039, ये तो आपका दाब आ गया। सवाल में आपसे क्या पूछा केपी, तो देखो जी इसका केपी लिखें, अब इसका केपी क्या लिखा जाएगा, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, उत्पाद में लिखा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, इसका तो लेंगे स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेंगे यार, ठीक है। चलिए जी, पी अमोनिया, इसकी वैल्यू पुट करें, ये हमको दे रखा है 2p, तो 2p का तो हो जाएगा स्क्वायर, इसका दाब दे रखा हमको p, इसका मतलब ये हमारे पास आ रहा है 4p³ आ जाएगा, 4 की जगह 4 लिखा और p दे रखा है 0.039, इसका हमको क्यूब करना पड़ेगा इसका, ठीक है। अब इसका क्यूब करके और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमको आंसर देता है 2.37 into 10 to power -4, इसके लिए Kp की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये दाब वाले जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल भी मैंने इसी टाइप का ले लिया है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का सवाल है। एक अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया हमारे पास है 2NaCO3 सॉलिड, इसे हमने बना दिया NO2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2 गैस बना दिया, सामने पर कुल दाब का मान दे रखा है 1.04 atm, Kp का मान दे दो। अभी जो सवाल था एग्जैक्टली वैसा का वैसा सवाल एक और ले लिया प्रैक्टिस के लिए। चलो जी सोल्व करते हैं। अब मेरे हिसाब से ये तो आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। ये लीजिए, ये हमारे पास सॉलिड है, इससे हमको मिल रहा है Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2 गैस हमको मिल रहा है, ये मिला।
ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब साम्य पर क्या होगा, तो साम्य पर क्या होगा, तो सॉलिड है। अब इसकी रसमीकरण में 1:1 है ना, तो बोलेंगे इसका दाब P होगा, तो यार इसका भी दाब P होगा। पर इसने क्या बोला, साम्य पर कुल दाब का मान 1.04 है। इसका मतलब हमें सब हो सकता है P प्लस P इक्वल टू हमारे को दे रखा है 1.04। यहाँ से अगर P का मान निकाला जाए तो 0.52, ये P का मान आ जाएगा हमारे पास 0.52। हमसे पूछा जा रहा है इसका Kp क्या लिखोगे, उत्पादक और क्रियाकारक, तो Kp आ जाएगा PCO2 इंटू PS2, ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है P और ये भी हमारे पास है P, तो क्या काम करें, 0.52 को आप 0.52 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 0.52 इंटू 0.52 करके देखते हैं, ये हमको देता है 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 0.52, आंसर आ जाता है 0.27। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 0.27। ये आपके लिए इसका Kp का माना जाता है, Kp 0.27। ठीक है, बिल्कुल सेम वोकाबुलरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ भी है, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपका मैं आपके लिए एक सवाल और लेता हूं। ठीक है, ये देख लीजिए, पूरे बोर्ड पे एक ही सवाल लिखा गया है। सवाल तो बहुत बड़ा नजर आ रहा है, इसका सोल्यूशन आप देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। क्वेश्चन है 0.5 एटीएम दाब तथा एक निश्चित ताप पर 0.5 एटीएम दाब तथा एक निश्चित ताप पर पहले से अमोनिया युक्त एक फ्लास्क में ठोस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड NH4HS को बोलता है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा रखी जाती है। मतलब आपसे बोला कि एक आपके पास एक पात्र है, एक पात्र दे रखा है, उस पात्र के अंदर अमोनिया गैस पहले से ही भरी हुई है, उस पात्र के अंदर हमने कुछ मात्रा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रख दी है। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड की हमने एक मात्रा एक पात्र के अंदर रखी, और वो जो पात्र है उसके अंदर कुछ अमोनिया गैस पहले से ही उपस्थित थी, और कितने दाब पे थी, 0.5 एटीएम दाब पर अमोनिया गैस प्रेजेंट थी। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। फ्लास्क में अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड वियोजित होकर अमोनिया तथा H2S गैस देता है। फिर इसने बोला वो जो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका जो वियोजन होता है, तो उसकी वियोजन से हमको एक तो अमोनिया गैस और एक हमको H2S गैस मिलती है, उसका वियोजन भी होगा। चलो जी क्या बोला आगे, जब वियोजन अभिक्रिया साम्य पर पहुंचती है तो फ्लास्क में कुल दाब का मान 0.84 तक बढ़ जाता है। फिर बोला कि उस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड का वियोजन हुआ, अमोनिया गैस बनी और H2S गैस बनी, तो साम्य पर जो कुल दाब है उसका मान आ गया हमारे पास 0.84 एटीएम हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड की वियोजन का साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 0.11, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.17, थर्ड ऑप्शन है 0.18 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको 0.30। ठीक है, अब इस सवाल को सोल्व करना, देखो बहुत ही मजा आने वाला है आपको। अभी अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, या आपने अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड NH4HS, ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका वियोजन हुआ, इसकी वियोजन से हमको मिला है एक तो अमोनिया गैस, उसके साथ में हमको मिल गया H2S गैस, ये हमको H2S गैस मिल गया। ठीक है, इसने क्या बोला, एक पात्र में हमने अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड को डाला जिसके अंदर अमोनिया पहले से ही है और उसका दाब का मान 0.5 था। इसका मतलब प्रारंभ में जब T बराबर 0 है तो T बराबर 0 पर अमोनिया जो है इसका दाब 0.5 एटीएम था, और H2S तो है ही नहीं, तो ये तो दाब 0 होगा इसका। तो अब क्या होगा, सामने पर जैसे वियोजन होगा तो ये दाब बनेगा। अब देखो इसकी रसमीकरण में थी 1:1 है ना, 1:1 का मतलब ये हुआ अगर इसका दाब अमोनिया का दाब P से बढ़ेगा तो H2S का दाब भी P से बढ़ेगा। तो इसका मतलब सामने पर इसका दाब किससे बढ़ा, P से, और इसका भी P से बढ़ेगा, तो 0.5 तो बेटा पहले ये P से और बढ़ेगा, तो इसका दाब तो 0.5 प्लस P हो जाएगा ना। इसने क्या बोला, साम्य पर वियोजन होने पर जब साम्य आया, साम्य पर कुल दाब का मान 0.4 एटीएम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 0.50 P, ये तो अमोनिया का दाब हो गया, P जो है वो H2S का दाब होगा, और इसका योग हमको दे रखा है 0.84। इसको सोल्व करके हम P का मान निकालें, इसको देखने से पता लग रहा है 2P जो है 2P का मान आता है 0.34, और तो यहाँ से अगर P का मान निकालें तो P का मान आता है 0.17, हमारे पास ये P का मान आ जाएगा। हमको लाना है Kp, हमको यार Kp लाना है ना, तो Kp क्या लिखेंगे हम, Kp लिखेंगे ना अमोनिया का
आंशिक दाब इंटू H2S का आंशिक दाब, ये लिखा जाएगा। अब अमोनिया का आंशिक दाब, ये सब सामने पे लिखे जाते हैं, और ये दाब दे रखा हमको 0.50 प्लस P, तो इसके लिए हो गया, और H2S का दे रखा हमको P, ये लीजिए, और P की जगह रखा हमने 0.17, तो P की जगह 0.17 रखे, तो ये आ जाता है 0.67 इंटू 0.17, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.11, तो KP का मान आ जाता है 0.11। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन ये वाला, तो ठीक है, देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ये जो साम्य नियतांक है इसके अनुप्रयोग के बारे में, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो साम्य नियतांक की जो एप्लीकेशन है इसके बारे में बताया, तो पहली एप्लीकेशन लिखी मैंने, प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब हमारी जो अभिक्रिया है ना वो किस सीमा तक अग्रसित हो गई है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन हमने लिखा प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का एक्सटेंट पता लगाना। ऐसे बोल सकते हैं कि अभिक्रिया किस एक्सटेंट तक, मतलब रिएक्टेंट की ओर ज्यादा जा रही है या प्रोडक्ट की ओर ज्यादा जा रही है, इसका पता लगाया जा सकता है। वो कैसे, इसके मैंने 3 केस बना दिए, ABC करके। ए लिया मैंने, देखो ये मैंने बोला साम्य नियतांक का अधिक मान, मान लो जो साम्य नियतांक है उसका मान 10 की घात 3 से भी अधिक है। साम्य नियतांक का अधिक मान, अधिक का मतलब 10 की घात से 3। अगर मान लो साम्य नियतांक, वैसे जब साम्य नियतांक होता है ना वो उत्पाद अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता है। अगर साम्य नियतांक का मान बहुत अधिक है, इसका मतलब ये हुआ उत्पाद की सांद्रता क्रियाकारक की तुलना में बहुत अधिक होगी। तो ये इस बात को बताता है कि अभिक्रिया हमारी अग्र दिशा की ओर अग्रसित है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं साम्य नियतांक का अधिक मान, अधिक का मतलब 10 की घात 3 से भी अधिक, अग्र अभिक्रिया के अनुकूल है, मतलब ये बता देगा कि इसमें अग्र अभिक्रिया के अनुकूल का मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही है। ऐसे बोल सकते हैं कि एक तरह से उत्पाद की सांद्रता बहुत अधिक है, क्रियाकारक की सांद्रता बहुत ही कम है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता क्रियाकारक की सांद्रता की तुलना में बहुत अधिक है। ऐसे बोल सकते हैं अभिक्रिया हमारी लगभग पूर्णता की ओर ही चली जा रही है। हम पूरी तो नहीं बोल सकते क्योंकि रिवर्सिबल अभिक्रिया ना, तो पूर्ण तो कभी होगी नहीं, पर हम बोल सकते हैं KC के साम्य नियतांक के मान के देख के पता लगा सकता है कि अभिक्रिया हमारी पूर्णता की ओर अग्रसित है। ये बातें मैंने लिखी यहाँ पर, देखो साम्य नियतांक का अधिक मान, अधिक का मतलब 10 की घात 3 से भी अधिक, अगर अभिक्रिया के अनुकूल है, अर्थात उत्पाद की सांद्रता की तुलना में, अर्थात उत्पाद की सांद्रता क्रियाकारक की तुलना में, इसको ठीक कर देता हूँ, उत्पाद की सांद्रता यहाँ लिख देता क्रियाकारक की तुलना में कहीं अधिक है। ये इस बात को दर्शाता है कि अभिक्रिया लगभग पूर्णता की ओर अग्रसित है। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक केस ये बना, बी केस मैंने लिया, मान लो जो साम्यावस्था स्थिरांक है इसका मान 10 की घात -3 से 10 की घात 3 के बीच में है। साम्य नियतांक का जो मान है वो 10 की घात -3 से लेके 10 की घात +3 के बीच में। इसका मतलब ये जो मान है ये इस बात का इंडिकेशन है हमारे लिए कि उत्पाद और क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो लगभग बराबर है। अगर KC का मान 10 की घात -3 से 10 की घात 3 के बीच में हो, तुमने बोला साम्य नियतांक का ये मान दर्शाता है कि क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता लगभग बराबर है, क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता लगभग बराबर है। इसका C पॉइंट लिया, KC का मान 10 की घात -3 से भी कम है, KC का मान 10 की घात -3 से भी कम है। अगर 10 की घात -3 से भी कम है, इसका मतलब ये हुआ कि KC का मान बहुत ही कम है, इसका मतलब क्रियाकारक की सांद्रता बहुत अधिक है, उत्पाद की सांद्रता बहुत कम है। हम ऐसे बोल सकते हैं ये इस बात को दर्शाता है कि ये पश्च अभिक्रिया के अनुकूल है। साम्य नियतांक का ये मान पश्च अभिक्रिया के अनुकूल है, अर्थात क्रियाकारक की सांद्रता उत्पाद की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं अभिक्रिया, मान के चलो अभिक्रिया बहुत ही कम आगे बढ़ी है। चलिए जी, ये तो होगी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन है प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की डायरेक्शन ज्ञात करना। मतलब हम इसको देख के ये बता सकते हैं इस समय हमारी अभिक्रिया साम्य पर है या अग्र दिशा में जा रही है या पश्च दिशा में जा रही है। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपने क्या किया, एक अभिक्रिया थी और आपसे बोला इस समय बताओ अभिक्रिया किधर जा रही है, तो हम क्या करेंगे उस समय पर उस अभिक्रिया के लिए उत्पाद अपॉन क्रियाकारक निकालेंगे। और ये जो होता है ना उत्पाद अपॉन क्रियाकारक, इसको बोलते हैं अभिक्रिया भागफल। सबसे पहले तो मैं आपको अभिक्रिया भागफल समझा देता हूँ। अभिक्रिया भागफल को लिखा जाता है Q और उसके नीचे लिखा C।
QC लिखा जाता है, और ये होता है उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। हाँ, अगर ये अभिक्रिया भागफल, इसका मतलब किसी भी समय पर आप उत्पाद अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता करोगे उसको बोलेंगे अभिक्रिया भागफल। हाँ, ये काम अगर आपने साम्य पर किया तो उसी अभिक्रिया भागफल को फिर बोल दिया जाता है साम्यावस्था स्थिरांक। मतलब ये जो QC है ना, ये KC कब बन जाएगा, जब साम्य होगा। अगर साम्य नहीं होगा तो उस समय जो QC होगा उसको बोलेंगे अभिक्रिया भागफल। ठीक है, चलो जी, अब हमने क्या किया, हमें किसी समय T पर क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता दे रखी थी और समय T पर दे रखी थी, और हमसे पूछा ये जो समय T है इस पर क्या स्थिति है, मतलब अभिक्रिया आगे जा रही है, पीछे जा रही है, साम्य पर है। तो हमने क्या किया, उस समय T पर उसका अभिक्रिया भागफल निकाल लिया। अब अभिक्रिया भागफल जो आएगा उसका मान या तो साम्यावस्था नियतांक के बराबर आएगा, या उससे कम आएगा, या उससे अधिक आएगा। समझना, अगर मान लो वो जो अभिक्रिया भागफल है उसका मान साम्यावस्था नियतांक के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे इस समय पर ये अभिक्रिया साम्य पर है, तो लिख देंगे अभिक्रिया साम्य पर है। या हो सकता है वो जो अभिक्रिया भागफल है उसका मान अभिक्रिया भागफल का मान साम्यावस्था नियतांक से भी अधिक आ जाए, अधिक मान आ रहा है। हर अभिक्रिया ये चाहती है वो साम्य को प्राप्त हो। सुनना, हर अभिक्रिया क्या चाहती है, वो साम्य को प्राप्त हो। अब इसका मान Q का मान अधिक है तो Q क्या चाहेगा कि मेरा काम मान कम हो जाए और मैं KC के बराबर हो जाऊं, ये अपना मान कम करना चाहेगा। इसका मान कब होगा, जब उत्पाद की सांद्रता कम होगी और क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता कम होगी और क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ेगी। इसका मतलब अभिक्रिया जाएगी पश्चिम दिशा में। तो हम लिखेंगे अगर Q का मान KC से बड़ा है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में अग्रसित हो जाएगी, होगी। ठीक है, मान लो ऐसा है कि Q का मान KC से छोटा है। अब Q का मान छोटा है तो Q क्या चाहेगा, मेरा मान जो है वो साम्य नियतांक के बराबर हो जाए, यानी Q अपने मान को बढ़ाना चाहेगा। Q का मान बढ़ेगा कब, जब उत्पाद बढ़ेगा, यानी अभिक्रिया अग्रसित होगी अग्र दिशा में। तो हम बोल देंगे अगर Q का मान KC से कम है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसित होती है। तो Q के मान को देके हम पता लगा सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है। ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन है साम्य सांद्रता ज्ञात करना। ये तो हम समझ भी गए कि हम ये जो साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करते हैं तो उसके लिए साम्य सांद्रताओं से ज्ञात करते हैं। ऐसा हो सकता है अगर हमको साम्यावस्था स्थिरांक दे रखा हो तो उससे साम्य की सांद्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित तो हमने बहुत सारे सवाल भी बना लिए। तीसरा है क्रियाकारक तथा उत्पाद का स्थायित्व ज्ञात करना। हम ये जो KC है ना, ये जो साम्यावस्था स्थिरांक है, इसकी मदद से हम उत्पाद और क्रियाकारक का स्थायित्व का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर K का मान ज्यादा होगा, K का मान ज्यादा होने का मतलब एक तरह से याद क्या हुआ, K का मान ज्यादा का उत्पाद ज्यादा। अगर K का मान ज्यादा है तो हम बोल देंगे उत्पाद का स्थायित्व अधिक होगा। ऐसा बोल सकते हैं उत्पाद का जो स्थायित्व है वो K के समानुपाती होगा, तो क्रियाकारक का स्थायित्व K के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं उत्पाद का स्थायित्व K के समानुपाती है और क्रियाकारक का जो स्थायित्व है वो K के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब K का मान जितना ज्यादा होगा, K का मान जितना ज्यादा होगा, आप इसको समझो, K का मान जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उत्पाद उतना ज्यादा है, क्रियाकारक कम है। क्रियाकारक कम क्यों है, क्योंकि क्रियाकारक कम स्थायी है। इसका मतलब क्रियाकारक का स्थायित्व K के व्युत्क्रमानुपाती है। और दूसरा, K का मान ज्यादा है, इसका उत्पाद ज्यादा बन रहा है, यानी उत्पाद का स्थायित्व ज्यादा है। तो सीधा सीधा याद रखो, उत्पाद का स्थायित्व K के समानुपाती है और क्रियाकारक का स्थायित्व K के व्युत्क्रमानुपाती है। ये लीजिए, ठीक है जी। इस पर मैंने एक सवाल बना दिया है यहाँ पर, निम्न अभिक्रिया में किस ऑक्साइड का स्थायित्व अधिक है। एक अभिक्रिया दे रखी है, ये दो अभिक्रिया मैंने दे दी। 2XO से हमने बना दिया X2 + O2, इसका K1 का मान दे रखा है 1 × 10⁻24। दूसरी अभिक्रिया दे रखी है 2XO2 से हमने बना दिया X2 + 2O2, इसका K2 का मान दे रखा है 2.5 × 10⁻10। हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से कौन सा ऑक्साइड अधिक स्थायित्व है। देखो, इन दोनों को देख के पता लग रहा है इसका K का मान अधिक है, जिसका K का मान अधिक होगा उसका क्रियाकारक का स्थायित्व अधिक होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्साइड तो यही तो है XO और XO2, तो हमको देखना है कि XO और XO2 में से कौन अधिक स्थायित्व है। यानी आप स्थायित्व किसका देख रहे हो, क्रियाकारक का, तो क्रियाकारक का स्थायित्व K के व्युत्क्रमानुपाती है। K का मान जितना ज्यादा उसका स्थायित्व उतना ही कम, K का मान जितना कम उसका स्थायित्व उतना ही अधिक। तो आंसर क्या देंगे, XO2 जो ऑक्साइड है इसका स्थायित्व XO से अधिक होगा। इस टाइप से हम ऑक्साइड का स्थायित्व पता लगा सकते हैं। ठीक है जी।